उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। उत्तराखंड में नौकरशाही को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने मुख्यमंत्री धामी पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार सीएम धामी नहीं बल्कि नौकरशाह चला रहे हैं। उद्यान घोटाले को लेकर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का बयान, सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पर होनी चाहिए क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है ज्यादा। रुड़की में आज ईद उल अजहा पर ईदगाहों में चिलचिलाती धूप के बीच की गई नमाज अदा। ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज की अदा। देहरादून के डोभाल चौक पर देर रात 3 युवकों को मारी गोली। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत, जबकि अन्य 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो रुड़की से मिल रही है। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलौर पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सांसद मंगलौर पहुंचे हैं। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ले रहे हैं। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलौर के उपचुनाव प्रत्याशी करतार सिंह भडाना भी इसमें मौजूद हैं। उपचुनाव प्रत्याशी मंगलौर से करतार सिंह भडाना इसमें मौजूद है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में शामिल है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस बैठक में शामिल हैं। रुड़की से बड़ी खबर आपके सामने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलौर पहुंचे हुए हैं। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ले रहे हैं। प्रत्याशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बता दें, विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल अब देखने को मिल रहा है। गर्माहट सियासत में आ चुकी है और तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में शामिल है जो उपचुनाव के मद्देनजर बुलाई गई है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। नैनीताल में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही राज्य अतिथि गृह में बिजली पानी की कटौती के साथ ही वनाग्नि की समीक्षा बैठक भी सीएम धामी लेंगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस ने लखपत बुटेला को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मंगलोर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। हमारे सहयोगी वैभव पटवाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। अब किस तरह की तैयारियां सभी दलों की दिखाई दे रही हैं? जब बता दूं, आज कांग्रेस ने प्रत्याशियों ने यहाँ पर घोषणा की है। बदनाम सीट से उन्होंने जो लखपत बुटोला है, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता यहाँ पर माने जाते हैं, उनको यहाँ पर उन्होंने प्रत्याशी बनाया। वहीं बात करेगा मंगलौर विधानसभा से, मंगलौर विधानसभा में काजी निजामुद्दीन जो पूर्व में विधायक थे मंगलौर विधानसभा से, उनके यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। सबसे अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने बदनाम सीट से राजेंद्र भंडारी हैं जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, वो भाजपा में आ गए थे, उनको प्रत्याशी बनाया। वहीं जो मंगलौर विधानसभा सीट है करतार सिंह भडाना का अपना प्रत्याशी बनाया। बात करें बसपा की, तो बसपा ने भी वहाँ पर जो पूर्व विधायक है जिनका निधन हो गया था, उनके बेटों को यहाँ पर टिकट दिया है। कहने की जो राजनीतिक जो हलचल है वो ये देखी जा रही है कि कई पार्टियां जो दोनों विधानसभा सीटें की उपचुनाव है उनको जीतने की यहाँ पर कयास में लगी हुई है कि किस प्रकार से जो विधानसभा चुनाव है उनको जीता जा सके और जो सभा है वो अपना कायम करा जा सके। कांग्रेस भी लगातार, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा जो मतदान में प्रतिशत बढ़ा था मत का, तो उनको लेकर काफी उत्साहित है और कांग्रेस का दावा है कि जो भारी बहुमत है उससे जो कांग्रेस और दोनों विधानसभा
विधानसभा सीटों को यहाँ पर जीतने वाली है और एक नया पर्चा यहाँ पर लहराया गया। जो अगला दौर होगा वो उत्तराखंड का, वो कांग्रेस यहाँ पर लेकर आएगी। जी बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, उत्तराखंड सरकार पर नौकरशाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री धामी नहीं चला रहे बल्कि नौकरशाह चला रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर इशारों में साफ किया कि प्रदेश में ज्वलंत मुद्दों पर नौकरशाह जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला। आज 2 अधिकारी इस राज्य को चला रहे हैं और उन अधिकारियों के दोनों के काम ऐसे हैं, सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम चल रहा है। तो ये जो चीजें चल रही हैं इससे राज्य को लगातार नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस वीआईपी को एक कमरे को बता देती है ये जगन हत्याकांड के बाद, और सुंदरम सुंदरम पांड्यम पांड्यम जो चल रहा है ये जो है राज्य को खोखला कर रहा है। कांग्रेस गलतफहमी की शिकार है। जैसे 2024 के चुनाव में कांग्रेस भारी गलतफहमी की शिकार थी, जनता ने उस गलतफहमी को दूर किया और जनता का मैंडेट जनता ने दिया है उत्तराखंड में 5 सीटें जिताने का, उससे इन सब प्रकार की जो धारणाएं हैं जो कांग्रेस बनाने का प्रयास करती है वो धूल दूसरित हुई हैं। निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत तेजी से विकास के विषयों को आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपा अब आगे की रणनीति को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा में जुटी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में प्रदेश कोर कमेटी की शनिवार शाम बैठक हुई। उसके बाद रविवार को प्रदेश नेतृत्व ने संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि आगामी दिनों में प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, जिसे लेकर भाजपा तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से मंगलौर में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। बसपा ने शरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर्रहमान को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा को अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं तो भाजपा ये सपना देख सकती है। पार्टी को मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखने हैं तो देखती रहे। हमने पहले भी कहा कि काजी निजामुद्दीन जी का कोई सानी मंगलौर सीट पर नहीं है, क्योंकि बहुत ही मार्जिनल वोट से वो उनकी हार हुई थी विधानसभा चुनाव में, और इस बीच तो उनकी लोकप्रियता और कांग्रेस की लोकप्रियता में खासी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में जो भी कोई अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तो वो किसी मुगालते में हैं। और वहीं हम बद्रीनाथ की बात करें तो हम ऐसा तुरुप का इक्का निकाल कर दिखाएंगे कि राजेंद्र भंडारी के भी पैरों से जमीन खिसक जाए। चर्चित हिंदी फिल्म हॉस्टल के सहनायक और जाने माने रंगकर्मी सुबीर गोस्वामी का रविवार को दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। वो 45 साल के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उनके परिजन उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन पर रंगकर्मियों और जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया है। देखिए, सुबीर गोस्वामी जो है दिनेशपुर के एक वरिष्ठ रंगकर्मी थे, जिनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। और अगर दिनेशपुर में थिएटर की बात करूं, नैनीताल और हल्द्वानी के बाद दिनेशपुर एक ऐसा छोटा सा कस्बा था जहां लोगों ने थिएटर की शुरुआत करी। और यहाँ थिएटर का जन्म सही मायने में अगर बताया जाए डॉक्टर अभिजीत मंडल जी थे, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और अगर उसको मजबूती प्रदान की थी वो डॉक्टर सुबीर गोस्वामी जी ने।
नेहरू ग्राम गोलीकांड को लेकर देहरादून विधायक उमेश शर्मा ने रोष जताया और कहा कि पूरे क्षेत्र में अवैध ब्याज वसूली का काम बेखौफ तरीके से चल रहा है। ऐसे लोगों को तत्काल चिन्हित करना चाहिए जो ब्याज पर पैसा देते हैं और उसके बाद लोगों का उत्पीड़न करते हैं। पुलिस को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में न होने पाएं। रात की घटना है, रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में 3 लोगों पर गोली चलाई गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में 3 लोगों पर गोली चली है। गोली लगने से एक की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। रायपुर थाना क्षेत्र के नेहरू गांव का यह मामला बताया जा रहा है। रायपुर थाना क्षेत्र के नेहरू गांव का यह मामला है। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में पकड़ा है। 3 लोगों पर गोली चलाई गई, 2 घायल हैं जबकि एक की मौत हो गई। रायपुर थाना क्षेत्र के नेहरू गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में किस तरह से जो क्रिमिनल्स हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, ये तस्वीर इस बात की बानगी है, घटना इस बात की गवाह है। राजधानी में 3 लोगों पर गोली चलाई गई, गोली लगने से एक की मौत हो गई, 2 घायल हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को फिलहाल पकड़ा है, पूछताछ जारी है। रायपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने इस गोलीकांड मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है, पूछताछ जारी है। फिलहाल अब पूछताछ में इस घटना का खुलासा होगा कि किस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। क्या कोई पुरानी रंजिश इसकी वजह थी, कोई पुराना विवाद था जो चला आ रहा था, क्या कुछ कारण थे। फिलहाल पुलिस तथ्यों को खंगालने में जुटी है। ताज्जुब की बात यह है कि दिन दहाड़े इस तरह की पूरी घटना हुई है। राजधानी के बीचों बीच ये घटना हुई है। गोली लगने से एक की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। रफ्तार दी तो नई पहल के जरिए विस्तार भी। 6 माह में अनेक ऐसे फैसले किए जो असंभव के विरुद्ध थे। क्रिएशन, एक्शन और रिएक्शन की तर्ज पर काम करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने से लेकर नित नए नवाचार करते हुए आहत में राहत पहुंचाने की त्वरित कार्रवाई की। प्रदेश को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के प्रण के साथ ये क्रम जारी है ताकि मध्य प्रदेश देश की समृद्ध और प्रगतिशील प्रदेश की श्रेणी में अग्रणी रहे। 180 दिन का प्रयास, 2 गुना हो रहा विश्वास। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।
शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। 180 दिनों में मध्य प्रदेश ने रचे नए कीर्तिमान। 180 दिन आध्यात्मिक अभ्युदय, अधोसंरचना विकास के, नई ऊर्जा, नवाचार, सुशासन, विश्वास के। 180 दिन नारी शक्ति के सम्मान के, युवाओं के उत्थान के, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के नए आयाम के। 180 दिन रोजगार के अवसर और किसान कल्याण के, गरीब वर्ग के चेहरे पर मुस्कान के। मैं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान संभालने के 180 दिनों में प्रदेश के विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों को रफ्तार दी, तो नई पहल के जरिए विस्तार भी। 6 माह में अनेक ऐसे फैसले किए जो असंभव के विरुद्ध थे। क्रिएशन, एक्शन और रिएक्शन की तर्ज पर काम करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने से लेकर नित नए नवाचार करते हुए आहत में राहत पहुंचाने की त्वरित कार्रवाई की। प्रदेश को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के प्रण के साथ ये क्रम जारी है, ताकि मध्य प्रदेश देश के समृद्ध और प्रगतिशील प्रदेश की श्रेणी में अग्रणी रहे। 180 दिन का प्रयास, दोगुना हो रहा विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करेंगे देहरादून की, जहां रविवार की रात हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मामला रायपुर थाना क्षेत्र के डोभाल चौक का है। बताया जा रहा है कि ब्याज के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने फायरिंग कर दी। घटना के बाद से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं और पुलिस प्रशासन के बीच उनकी जमकर नोकझोंक हुई। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने समझाकर लोगों को शांत किया। अब पुलिस ने शव को शवगृह में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 10 बजे डोभाल चौक के पास फायरिंग की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। ये पता चला कि 3 लोग को इसमें गोली लगी है, 2 लोग को अस्पताल लेकर एक व्यक्ति जिससे गोली बदला किया, रात तलाश की थी, उसमें उनका पता नहीं चला। एक संदिग्ध वाहन वहां से अपराधियों के भागने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। देर रात सिटिंग भाषा रोडी बैरियर तोड़ के जब गाड़ी लोग है वहाँ जब पुलिस ने रुका तो वहाँ पर गाड़ी छोड़कर भागे, जिसमें 2 से 3 लोग थे जिनकी तलाश की गई, लेकिन वो देर रात की अंधेरा होने के कारण वो नहीं मिल पाया। पूरे घटनाक्रम में जो हमारे टीम के 2 लोग इंजर्ड है, जो अस्पताल में जो एडमिट है छेत्री जी और नेगी जी, उनसे भी हमारी अभी प्राथमिक रूप से जानकारी की गई। उनके द्वारा कोई भी ऐसे रंजिश या कोई ऐसा। देश भर में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जगहों पर ईद का जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की, देश में अमन और शांति की दुआ मांगी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं रुड़की, नैनीताल और हरिद्वार से। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कुर्बानी
आने के समय सफाई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड न करने की बात कही गई। गंगोत्री धाम में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिन यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं और ऑक्सीजन की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें तत्काल मंदिर प्रांगण में स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय की ओर से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे यात्रीगण काफी खुश हैं। इधर मंदिर समिति भी स्वास्थ्य से लेकर तमाम व्यवस्थाओं में अपना पूरा सहयोग कर रही है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो निःशुल्क जितने भी देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, मंदिर प्रांगण में इनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है और करीबन 100-150 लोग जो है यहाँ पर जो है प्रतिदिन इलाज कराते हैं। और लोकल लोग भी जो है यहाँ पर यात्री के साथ में जो आगे तीर्थ पुरोहित हैं और जो होटल व्यवसायिक लोग हैं, यहीं पर आके जो दवाई की सुविधा भी है। और जो अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो बस स्टैंड में इनकी आईसीयू से लेकर आपकी शुगर जांच सारी जांचें जो फ्री होती है, तो यात्रियों को जो निःशुल्क सुविधा दी जाती है। मैं गंगा पुलिस सभा अध्यक्ष होने के नाते जो है स्वामी विवेकानंद जितने भी स्टाफ है इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देहरादून उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद फरोख्त में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला पाया गया है। यह रकम पौधों की दरों में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर सब्सिडी के रूप में इधर से उधर की गई। यही नहीं, एक नर्सरी का तो दूसरे पैन कार्ड पर नया खाता खुला और एकाएक उसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। इस पर न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सीबीआई जांच के दौरान विभाग के पूर्व निदेशक एचएस बावेजा समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनकी संपत्ति की जांच करनी भी शुरू कर दी है। नैतिक नहीं, जांच के घेरे में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं और आज कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है, कार्रवाई होगी। सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पे होनी चाहिए क्योंकि मंत्री हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।